अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज कंप्यूटर का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मिडिल एजेस के एंड से लेकर के मॉडर्न एजेस के एंड तक की डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइम हम चार्ल्स बेबेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने आपको बताया था कि चार्ल्स बेबेज जो था वो फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहलाता है और किन बातों की वजह से हमने उसको जो है ये टाइटल दिया है। हालांकि उसने कोई कंप्यूटर प्रैक्टिकली तौर पे नहीं बनाया। उसकी दो जो इन्वेंशंस थी, मतलब उसके जो दो कंसेप्ट्स थे, एक डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल इंजन, उनके बारे में भी आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। चार्ल्स बेबेज की एक लास्ट बात जो आपको बताना ज़रूरी है वो ये कि चार्ल्स बेबेज का एक बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस नहीं किया। जब कभी भी आप कोई रिसर्च करते हैं या आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन करें, ताकि आगे चल कर के जब आपकी वो रिसर्च दूसरों के हाथ में जाएगी तो वो उसको रिसर्च को कैरी आउट कर सकें और फिर उसमें नई एडिशन कर सकें। लेकिन चार्ल्स बेबेज के साथ ये प्रॉब्लम थी कि उसके कंसेप्ट तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी मशीनों की एक बाकायदा सीक्वेंस के अंदर कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग्स और पूरे उसके सिक्वेंशियल स्टेप्स के ये किस तरीके से होगा, वो उन्होंने प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट वर्क नहीं किया। तो लिहाजा हुआ ये कि जब उनका इंतकाल हो गया तो उसके बाद उनकी जो चीज़ें थी उनके स्टूडेंट्स के हाथ में, जो भी बाद में उनका लिटरेचर लगा, तो वो सारी रिसोर्सेज जो थी वो इधर उधर बिखरी हुई थी। तो इसलिए उनको काफ़ी मुश्किल हुई आगे चल के, जिन्होंने उनकी रिसर्च कैरी करी तो उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से ज़्यादा जो है अच्छी तरह से कैरी आउट नहीं किया जा सका और हमें काफ़ी टाइम लगा उन विजन्स को प्रैक्टिकल रियलिटी में लाने में। बेबेज के कंसेप्ट के मुताबिक बेबेज की जो मशीन थी उसके तीन बड़े अहम काम थे। पहला हिस्सा जो था वो तो इनपुट के लिए था, दूसरा हिस्सा प्रोसेसिंग और तीसरा आउटपुट, फिर उसके बाद चौथा स्टोरेज के लिए। अच्छा, एक चीज़ आपके दिमाग में यहाँ आनी चाहिए कि इनपुट मशीन को कैसे दिया जाएगा। अब आप कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन, आप उसका इनपुट कैसे देंगे कंप्यूटर को, यानी कि हम किसी भी मशीन से जो कैलकुलेशन कराएंगे तो उससे कम्युनिकेट कैसे करेंगे और फिर कंप्यूटर हमें किस तरह से जवाब देगा। क्योंकि उस वक्त के जो ये मिडिल एज चल रही है हमारी, और इस वक्त हमारे पास जो लास्ट कंप्यूटर थे वो सारे गियर सिस्टम के ऊपर थे कि हाथ से उनके गियर्स घुमाने पड़ते थे और फिर वो जो है व्हील्स मूव करते थे और नंबर्स का जो है ना काउंटर चल रहा होता था। ठीक है ना। अच्छा, एक और बड़े दिमाग में ज़बरदस्त मिसाल आई। आपके घरों में गैस मीटर जो लगा हुआ होता है ना, आप ज़रा उस पर गौर किया करें। तो गैस के मीटर और जो पानी के जो मीटर हैं हमारे यहाँ, पानी के मीटर तो म्यांमार में रहे नहीं, तो उनके अंदर भी इसी तरीके का गियर सिस्टम था कि आप देखें जब पानी उसमें से फ़्लो करेगा तो मीटर के अंदर से, तो उसके अंदर छोटे छोटे जो उसके गियर्स होते हैं वो मूव करेंगे और उसका आगे ना नंबर्स के व्हील्स लगे होते हैं काउंटर के तौर पे, वो मूव करते हैं कि कितनी जो है क्वांटिटी यहाँ से पास आउट हो गई। अभी हमारे पास उसकी एक करीब तरीन मिसाल गैस के मीटर हैं, तो उनके अंदर भी ऊपर जो है वो नंबर्स उसी तरीके से गियर्स में मूव करते हैं। बाकी सारे बिजली के मीटर तो डिजिटलाइज हो चुके हैं। तो जनाब बेबेज साहब जो थे, उनके कंप्यूटर को इनपुट कैसे दिया जाएगा, तो यहाँ पे जो है एक बड़ी ज़बरदस्त उस वक्त की एक टेक्निक आई थी जिसको हम कहते थे जैकवर्ड लूम कंसेप्ट। तो जैकवर्ड लूम जो था वो एक इनपुट का तरीका था जो आगे चल करके इसी कंसेप्ट ने पंच कार्ड की सूरत इख्तियार करी। अब ये क्या चीज़ थी भाई। पंच कार्ड जो थे बेटा, वो एक कार्डबोर्ड पे या एक मेटल शीट के ऊपर कुछ ख़ास सीक्वेंस के अंदर कुछ होल्स हुआ करते थे और उन ख़ास होल्स के एक पैटर्न का जो है ना एक ख़ास मतलब हुआ करता था। और वो पंच कार्ड सबसे पहले जो है जैकवर्ड लूम ने अपनी फैक्ट्री के अंदर यूज़ किए थे। लूम जो होती है वो कपड़ा बनाने की मशीनें होती हैं, उनको कहते हैं चरखियाँ वगैरह होती हैं। तो उस वक्त जो लूम्स थी उनको ऑटोमेट करने के लिए कि लूम्स जो कपड़े की कढ़ाई वगैरह करती हैं, इनको किसी तरीके से ऑटोमेटिकली बता दिया जाए, एक सेटिंग कर दी जाए कि भाई इस सेटिंग में फ़लाँ कलर के धागे को आपने फ़लाँ पोजीशन के ऊपर उसकी सीविंग करनी है और कढ़ाई करनी है और इस पोजीशन में आपने इस तरह से ये करना है। तो ये काम ऑटोमेट करने के लिए सबसे पहले जो है जैकवर्ड लूम ने एक कंसेप्ट मुतारफ़ कराया था पंच कार्ड का। वो होता ये था कि उसने मुख्तलिफ जो है कार्ड्स के ऊपर एक डिज़ाइन के हिसाब से होल्स किए और वो मशीन को इस तरीके से देता था कि जब मशीन के ऊपर जो है हेड पे पिन्स होती थी, जब वो पिन कार्ड्स के ऊपर टच होती थी तो कार्ड के जिन हिस्सों में सुराख होते थे वहाँ से पिन आर पार हो जाती थी और नीचे जा कर के वो दूसरी पिन के साथ कनेक्ट होती थी और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल नीचे जाता था।
जिससे एक ख़ास सिग्नल जाने से मशीन का एक ख़ास हिस्सा जो है वो ऑपरेट करता था, यानी कि ख़ास हिस्से का मतलब वो ख़ास कलर की जो नीडल्स होती थी वो धागे की फल पोजीशन में कढ़ाई करना शुरू कर देती थी। फिर उसके बाद जब वो कार्ड चेंज होता था, जब दूसरा कार्ड आता था और दूसरे कार्ड में पिंस की सेटिंग दूसरी होती थी, तो वो दूसरे हिस्से पे मशीनें दूसरे कलर के धागों से कढ़ाई शुरू कर देती थी। तो ये एक इनिशियल कंसेप्ट था कि हम मशीन को इनपुट किस तरह से देंगे। हम इस तरह से इनपुट देंगे मशीन को कि हम किसी भी जो है कार्डबोर्ड पर या मेटल प्लेट पे सुराख करके वो मशीन में फीड करेंगे, तो जिन हिस्सों से पिंस पार हो जाएंगी वो एक ख़ास किस्म का सिग्नल मशीन को देंगी और उस ख़ास हिस्से को वो जो है ऑपरेट करेंगी। आप अपना कमरे में देखें, नज़र दौड़ाएं, आपको एक स्विच बोर्ड नज़र आएगा। उस स्विच बोर्ड के अंदर जो है मुख्तलिफ बटन्स होते हैं। एक बटन नहीं दिया होता बल्कि अलग अलग बटन दिए होते हैं और हर बटन की जो है एक ख़ास फंक्शनैलिटी होती है कि किसी बटन से आपके जो है सेवर्स ऑन हो जाएंगे, किसी बटन से आपके फ़ैन ऑन हो जाएंगे। तो ये जो है अलग अलग जिस तरह से उसमें सेटिंग्स होती थी, इसी तरीके से शुरू में पंच कार्ड्स में भी हमने इसी तरीके से अलग अलग सेटिंग्स बनाई थी। अब इसी पंच कार्ड के कंसेप्ट को लेकर के आगे चल कर के 1889 के अंदर एक अमेरिकन इन्वेंटर था जिसका नाम था हरमन हॉलरिथ। हरमन हॉलरिथ जो था ये गवर्नमेंट के सेंसस डिपार्टमेंट में काम करता था, जहाँ पर जो है सारी आबादी की कैलकुलेशंस वगैरह होती थी और उसके बाद उन डाटा को सॉर्ट आउट किया जाता था। अब पहले ये भी बताना पड़ेगा आपको सेंसस क्या होता है। सेंसस बेटा ये होता है कि किसी भी मुल्क की आबादी को कैलकुलेट किया जाता है। सुनने में बहुत मासूम सा लगता है कि भाई इसमें ऐसी कौन सी बात है, बस उठो रजिस्टर लेकर के हर मोहल्ले गली में काउंट करते जाओ भाई किस ख़ानदान में कितने बंदे हैं, कहाँ के कितने गली में कितने अफराद हैं। तो सुनने में बड़ा आसान होता है लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट जो होता है और वर्किंग जो होती है वो बड़ी हार्ड होती है। किसी भी मुल्क को अपने शहरियों का रिकॉर्ड रखना कि हमारे मुल्क की आबादी का पैटर्न किस किस्म का है, यानी हमारे यहाँ जवान बच्चों की तादाद कितनी है, हमारे यहाँ बूढ़े कितने हैं, तो ये सब काउंट किया जाता है और बाकायदा इलाके वाइज इसका डाटा बनता है ताकि हमें पता चल सके कि हमारे किन किन इलाकों की आबादी कितनी है और उस आबादी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितने यंगस्टर्स हैं कितने बूढ़े हैं। क्योंकि फिर फ्यूचर में अगर हमें अपने मुल्क में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है तो वो हमें इन सारे डाटा को नज़र में रख के करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। अगर हमारे यहाँ यंगस्टर्स ज़्यादा हैं तो हमें फिर उनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, हमें बिजनेसेस लगाने हैं, इंडस्ट्रीज़ लगानी है। इसी तरीके से हमारे पास कितने लोग हैं जो कि ओल्ड एजेस के अंदर आ गए हैं तो फिर उनको ओल्ड एज बेनिफिट्स देने। तो ये सब डाटा खाली इतना आसान नहीं होता कि आपने जाके घर घर काउंट कर लिया कि भाई कितने अफराद हैं। फिर इनकी टैबुलेशन करना और इनको रिकॉर्ड करना और इनके एनालिसिस करके इनसे नतीजा अखज़ करना, ये असल टारगेट होता है। तो पहले जब अमेरिका अमेरिका कोई छोटा सा तो नहीं है, उसका तो साइज़ इतना बड़ा है कि भाई कंपेयर आपको करना हो तो अमेरिका के अंदर मेरे ख्याल से कोलोराडो रिवर है। उस कोलोराडो रिवर का जो साइज़ है ना बेटा वो इतना है कि उसमें पूरा पाकिस्तान जो है ना आप उसको डुबो दें, अच्छा खासा पानी आ जाएगा पाकिस्तान में। तो इतना बड़ा जो है अमेरिका का लैंड मास है और फिर वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो जब हॉलरिथ साहब के दौर में जब ये सेंसस की कैलकुलेशन की जाती थी तो उस वक़्त जो है तकरीबन इसको काम को एनालाइज करने में यानी सॉर्ट आउट करने में 10 साल लगते थे। तो काफ़ी जाइजेंटिक टास्क होता था और सेंसस भी जो है ना नॉर्मली 10-20 साल बाद लिया जाता है क्योंकि रोज़ रोज़ तो नहीं कर सकते। तो सेंसस लेने के बाद फिर उसके बाद पॉलिसीज़ बनाना ये सब एक बड़ा है ना हेल्दी टास्क होता था। तो हॉलरिथ साहब के दिमाग में आया कि मैं क्यों ना कोई ऐसी मशीन बनाऊं जो कि इस डाटा को जो कि हम कलेक्ट करते हैं बाद में उसको एक ही डाटा को बार बार रिपीट करना होता है। अब बच्चों का डाटा है प्रोविंस वाइज कैलकुलेट हो रहा है, टोटल में भी आ रहा है, फिर आगे भी इसके जो है ना चार्ट्स बनाने हैं कि इससे इस में इतने बच्चे हैं और इन बच्चों की जो है ना टोटल क्वांटिटी इतनी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज इतनी है। तो उन्होंने कहा कि इस डाटा को कैलकुलेट करने के लिए कोई मशीन ऐसी हो जिससे हमें डाटा बार बार ना लिखना पड़े और जो एक दफ़ा हम डाटा लें उस डाटा को आगे जो है किसी तरह स्टोर कर लें और किसी मशीन की मदद से उसको प्रोसेस कर लें। तो इन्होंने जो है फिर जैकवर्ड लूम का जो कंसेप्ट था पंच कार्ड का, वहाँ से एक मशीन बनाई जो कि पंच कार्ड की मदद से कैलकुलेट कर सकती थी, चीज़ों को स्टोर कर सकती थी, प्रोसेस कर सकती थी। तो ये जो मशीन थी ये कहलाती थी हॉलरिथ्स टैबुलेटिंग मशीन, ठीक है। ये इन्होंने 1889 में जो है ये लॉन्च करी थी, बनाई थी। जिस तरह मशीन इनपुट जो है हॉलरिथ साहब की पंच कार्ड पे लेती थी उसी तरीके से मशीन अब आउटपुट कैसे देगी। उस वक्त कीबोर्ड तो थे नहीं हमारे पास इनपुट के लिए, इसी तरह हमारे पास
मॉनिटर और स्क्रीन और प्रोजेक्टर्स भी नहीं हुआ करते थे, प्रिंटर्स भी नहीं होते थे, तो उस वक्त आउटपुट भी जो कंप्यूटर देता था तो वो बिल्कुल उसी तरीके से पंच कार्ड की सूरत में आउटपुट देगा। अब इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे हमारे पास एक ब्रेल सिस्टम होता है, उन लोगों के लिए जो बेचारे आई साइट से महरूम होते हैं, तो उनके पढ़ने के लिए जो किताबें होती हैं ना, उनको जो है प्रिंट किया जाता है डॉट्स की मदद से। यानी जो लेटर ए लिखा होगा ना, तो ए की ए, अब यहाँ तो हम देखते हैं आँखों से इंक से लिखा हुआ ए, लेकिन जो जिसकी आई साइट नहीं है वो उसको कैसे रिकॉग्नाइज होगा, तो वो टच की मदद से पढ़ता है। उसमें जो है ए को जो है ना थोड़ा सा इम्बोस करके डॉट्स की सूरत में प्रिंट किया जाता है। तो वो पूरी की पूरी जो बुक होती है वो असल में एक डॉट्स की कॉम्बिनेशन होती है, और वो बंदा हाथ रख करके हर लाइन के ऊपर वो डॉट्स को महसूस करके जो है वो दिमाग के अंदर उन वर्ड्स को महसूस करता है, मतलब बनाता है, विजुअलाइज करता है, और फिर उसके बाद वो उस तरह से बुक को रीडिंग करता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो है, जिस तरह हम कंप्यूटर को इनपुट पंच कार्ड की मदद से देते थे, तो इसी तरह कंप्यूटर जब उन चीज़ों को प्रोसेस कर लेता था और उसके जो आंसर हुआ करते थे, वो सारे आंसर्स भी किस तरह से आउटपुट करता था, वो आउटपुट करने के लिए भी उन्हीं पंच कार्ड्स का सहारा लेता था, कि वो जो है एक ख़ास जो है टेप के ऊपर, कागज़ का टेप होता था, या हमारे पास छोटे कार्डबोर्ड के वो साइज़ के वो होते थे गत्ते, वो जो है कंप्यूटर उनके ऊपर सीक्वेंस में प्रिंट कर देता था। प्रिंट का मतलब होल कर देता था। अब इसकी मिसाल देता हूँ कि वो ये करता कैसे था, उसको रीड कैसे किया जाता था। भाई करने की सीक्वेंस ये होती थी कि फ़र्ज़ करें एक आप जो है एक पेज पे ए से लेके जेड तक जो है हॉरिजॉन्टली तमाम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को एक लाइन में लिख लें, ठीक। उसके बाद आप जो है आपका नाम कैसे प्रिंट करेगा कंप्यूटर, पंच कार्ड की मदद से। तो सबसे पहली वाली जो लाइन होगी उसमें वो जो आपका सबसे पहला लेटर आ रहा होगा, तो उस पहले लेटर के आगे जो है वो एक डॉट प्रिंट कर देगा, यानी कि एक जो है ना सर्किल कर देगा, सुराख हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। वो पेन होती थी, वो पेन निकलती थी और उस जगह पर जो है वो होल कर देती थी उसमें कार्ड में। इसी तरीके से फिर आपका जो नाम का जो नेक्स्ट लेटर है, वो नेक्स्ट लेटर नेक्स्ट लाइन में उस अल्फ़ाबेट के नीचे वो पंच कर देगा। इसी तरीके से फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है वो नेक्स्ट लाइन में, इस तरीके से आपका वर्टिकली डॉट्स की एक लाइन बन जाएगी, और आप उस लाइन की सीक्वेंस को देखेंगे कि कौन कौन से जो है ना अल्फ़ाबेट्स के नीचे से जो है ना इसने होल्स किए हैं, उनको फिर आप एक लाइन में लिख करके खुद ही रीड कर लेंगे। तो जस्ट लाइक अ ब्रेल स्टूडेंट, हमें इनपुट कंप्यूटर को समझाना पड़ता था, एज अ ब्रेल स्टूडेंट उसको हम देते थे पंच किए हुए कार्ड्स, और फिर उन कार्ड्स की मदद से कंप्यूटर कैलकुलेशन और टैबुलेशन करने के बाद जो उनके आंसर्स होते थे, वो भी आंसर्स इसी तरह पंच कार्ड्स की तरह वो होल करके हमें दे देता था कि भाई ये इसका प्रोसेस्ड आंसर है, आप इसको सेव कर लें, या दोबारा किसी दूसरे कंप्यूटर में रीड करने के लिए, इनपुट देने के लिए आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो वो स्टैंडर्ड साइज़ के कार्ड बनाए जाते थे। अब सेंसस में इन्होंने कैसे मदद करी, सेंसस में ऐसे मदद करी कि इन्होंने हर कैटेगरी के एक स्पेशल कार्ड्स बना लिए, ठीक है ना। जैसे बच्चों की कैलकुलेशन के लिए उन्होंने बच्चों की एक ख़ास सेटिंग का कार्ड बना करके उन होल्स पर वो कैलकुलेशन करते जाते थे। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने डाटा कलेक्ट किया और वहाँ के कंप्यूटर में कैलकुलेट करके उसका आंसर का एक पंच कार्ड बना लिया। अब वो पंच कार्ड उन्होंने जब डिस्ट्रिक्ट वाइज कैलकुलेशन हो गई, वो आगे उन्होंने सिटी के हेड को दे दिया, सिटी वाले हेड ने वो डाटा लिया और उसको ऐड करके आगे वाले को दे दिया। इस तरह से पंच कार्ड्स की सूरत में डाटा स्टोर भी होता रहता था और इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे कंप्यूटर्स में ट्रांसफ़र होती रहती थी। हर कंप्यूटर पिछले पंच कार्ड्स के अंदर अपना डाटा जिस तरह से भी आपको सॉर्ट करना है कैलकुलेट करके एक नया प्रिंट करके कार्ड, जिसमें उसी डिटेल की जो है आपकी डाटा की अच्छी तरीके से एनालाइज या जो भी आपने रिपोर्ट बनानी होती थी बना के आगे ट्रांसफ़र कर देते थे। तो ये हमारी मिडिल एज की समझ लें इंतहाई मतलब एंड था, कि ये तरक्की की आखिरी हद थी मिडिल एज की, जिसमें हरमन हॉलिज साहब ने अपनी टैबुलेटिंग मशीन कंपनी बनाई थी। इस तरीके के ज़रिए, हालांकि इतना एफिशिएंट तो नहीं है आज के दौर के हिसाब से, तो बहुत ही ये अजीब सा प्रोसेस लगेगा, लेकिन उस वक़्त इसी प्रोसेस के ज़रिए वो काम जो कई सालों में होता था, यानी कि पहले उसको काम को करने में 6-7 साल लग जाते थे, इस तरीके से तकरीबन 6 महीनों के अंदर, 6 से 7 महीनों में वो ये सारा काम कंपाइल हो गया और रिकॉर्ड की सूरत में भी मौजूद है आपके पास, पंच कार्ड की सूरत में, और जो मशीन है वो उसको रीड भी कर सकती है और आपके फ्यूचर के लिए भी उसको टैबुलेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये बड़ा एडवांटेज था। इस एडवांटेज से फ़ायदा ये हुआ कि कंप्यूटर आज से पहले के जितने भी कंप्यूटर्स थे उन्होंने कोई इतना खातिर ख्वाह
एफिशिएंट काम नहीं किया था जिससे उसके ऊपर रिसर्च पे पैसा लगाया जाता। लेकिन यहाँ पे जब गवर्नमेंट को फ़ायदा नज़र आया तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये अगर इसके ऊपर रिसर्च पे पैसा लगाएंगे तो आगे चल के और भी अच्छे अच्छे किस्म के कंप्यूटर्स हम बना सकते हैं। तो मिडिल एज यहाँ पे हरमन हॉलरेथ की टैबलेटिंग मशीन के साथ ख़त्म होती है। यही हरमन हॉलरेथ साहब आगे चल करके और बहुत सी छोटी मोटी कंपनीज़ को मर्ज करके एक बड़ी कंपनी बनाते हैं जिसका नाम होता है IBM। जी जनाब, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है वो हरमन हॉलरेथ की कंपनी ने बाद में बहुत सी दूसरी पंच कार्ड कंपनीज को ख़रीद के मर्ज करके बनाई। और एक और फन फैक्ट बता दूं आपको कि ये पंच कार्ड्स जो हैं ये 1890 से लेकर के आपको पता है कब तक इस्तेमाल में रहे हमारे? 1960 तक तकरीबन। 1960 यानी पाकिस्तान की आज़ादी के बाद तक पंच कार्ड और पंच कार्ड मशीन्स जो थी वो ऐसा कंप्यूटर इस्तेमाल होती रही हैं। फिर 1960 के बाद ये मुस्तकिल ऑब्सोलीट हो गई थी, फिर हमारी दूसरी जो मॉडर्न एज के जो कंप्यूटर्स थे उन्होंने जगह ले ली थी। फिर मैं आपके लिए कुछ पंच कार्ड की पिक्चर्स भी साथ में अपलोड कर रहा हूँ कि पंच कार्ड मशीन काम कैसे करती थी, ठीक है ना। तो इसमें आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। अब इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ये पूरा एक सिस्टम नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना। ये सारे पंच कार्ड, ये दो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये काफ़ी 1960 के आसपास की है, ज़रा एडवांस वक्त की पिक्चर है ये, कि उस वक्त जो है जब ये पंच कार्ड का जवाल होने वाला था तो उस वक्त ये सिस्टम अपनी मैक्सिमम एडवांस हालत में इस तरह का हुआ करता था। यहाँ आपको नज़र आ रहा है जहाँ ये साहब खड़े हुए हैं, ये जो है ना इनके पास जो है पंच कार्ड प्रिंटर भी है और ये इनपुट का भी काम करते हैं। बीच में जो मोहतरमा बैठी हुई हैं वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही हैं, यानी कि सेंट्रल कमांड अथॉरिटी इनके पास है। साइड में आपको टेप ड्राइव्स भी नज़र आ रही हैं। इन टेप ड्राइव्स को मैं आगे चल के लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगा। ये एक अलग तरीके का इनपुट और आउटपुट तरीका हुआ करता था, ठीक है भाई। साथ में आपको आखिर में लाइन प्रिंटर नज़र आ रहा है। ये लाइन प्रिंटर भी जो है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे किस तरह से काम करते थे।